आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने पिछले कुछ दिनों में इंटरनेशनल मीडिया से लेके सोशल मीडिया तक हर जगह तहलका मचा कर रख दिया है। देखिए, ये सिर्फ एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा नहीं है, बल्कि कूटनीति, प्रेस की आज़ादी और दो बिल्कुल अलग लोकतांत्रिक नजरियों के बीच का एक बहुत बड़ा टकराव है। हुआ क्या था कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर एक ऐसा वाकया हुआ जहां एक नॉर्वेजियन जर्नलिस्ट के सिर्फ एक सवाल ने एक बड़े कूटनीतिक विवाद यानी डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन को जन्म दे दिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में चलते हैं और बिल्कुल तथ्यों के आधार पर समझते हैं कि आखिर उस दिन ओस्लो में हुआ क्या था। आज के इस एक्सप्लेनर को हम 6 छोटे-छोटे हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला, ओस्लो प्रेस इंसिडेंट। दूसरा, हमारे विदेश मंत्रालय का जवाब। तीसरा, ऑनलाइन जो बवाल हुआ वो। चौथा, प्रेस फ्रीडम पर जो असल डिबेट है। पांचवा, क्या ये पहले भी हो चुका है। और आखिर में इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, द ओस्लो प्रेस इंसिडेंट। हॉलवे में पूछा गया वो एक सवाल। दरअसल ये पूरी कहानी नॉर्वे में एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट के दौरान शुरू होती है। 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे गए थे। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो सोमवार दोपहर को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का बयान खत्म होता है, वो भी बिना किसी सवाल जवाब के। फिर कुछ ही मिनटों बाद दाग्सविसन अखबार की एक जर्नलिस्ट हेले लिंग अपना कैमरा ऑन किए प्रधानमंत्री के पीछे लिफ्ट तक पहुंच जाती हैं। सोमवार शाम होते होते उनका ये वीडियो एक्स पर आता है और सच मानिए इंटरनेट पर आग की तरह फैल जाता है। इसके फौरन बाद एक्शन में आते हुए सोमवार देर रात ओस्लो में इंडियन एम्बेसी उस जर्नलिस्ट को एक स्पेशल ब्रीफिंग के लिए बुला लेती है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस हॉलवे में आखिर ऐसा क्या कहा गया था। वो आवाज जर्नलिस्ट हेले लिंग की थी। उन्होंने सीधे तौर पर पूछा था, प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस के कुछ सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? नॉर्वे की प्रेस की तरफ से ये एक सीधा और कह सकते हैं कि काफी तीखा सवाल था, और उस वक्त हॉल में इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, विदेश मंत्रालय का जवाब यानी द इंडियन डिफेंस। इस सीधी चुनौती का जवाब देने के लिए जो देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, उसमें विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने मोर्चा संभाला। जब हेले लिंग ने भारत पर भरोसे और मानवाधिकारों को लेकर अपने सवाल दागे, तो सीबी जॉर्ज ने पता है क्या किया? उन्होंने अपना जवाब एक बिल्कुल बेसिक सिविक्स के लेसन से शुरू किया। उन्होंने एक देश की 4 तत्वों वाली परिभाषा समझाई: जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता और क्षेत्र। और इस बात पर बहुत जोर दिया कि भारत कोई आम देश नहीं है, बल्कि 5000 साल पुरानी एक निरंतर और जीवंत सभ्यता है। यानी भारत ने अपना बचाव सीधा अपनी ऐतिहासिक जड़ों के आधार पर किया। अपने करीब 13 मिनट लंबे और बेहद पावरफुल मोनोलॉग में सीबी जॉर्ज ने कई जबरदस्त तर्क सामने रखे। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि कोविड के मुश्किल वक्त में जब बाकी देश खुद को बचा रहे थे, भारत ने लगभग 100 देशों को वैक्सीन पहुंचाई। उन्होंने दुनिया को जीरो, शतरंज और योग जैसी हमारी ऐतिहासिक देन की याद दिलाई। G20 और ग्लोबल साउथ समिट की कामयाबी का भी जिक्र किया। मानवाधिकारों के सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि भारत का संविधान फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है, और प्रेस की आज़ादी का सबूत ये है कि अकेले दिल्ली शहर में ही 200 से ज्यादा टीवी चैनल्स चल रहे हैं। उन्होंने भारत के आलोचकों को सीधा अज्ञानी एनजीओ की रिपोर्ट पढ़ने वाला बताकर खारिज कर दिया। अच्छा, इस गंभीर डिप्लोमैटिक डिबेट के बीच एक बड़ी ही साधारण सी बात ने भी तूल पकड़ लिया। देखिए, उस कमरे में माहौल बहुत ज्यादा टेंस था। जब सीबी जॉर्ज जवाब दे रहे थे तो एक मोमेंट ऐसा आया जहां लगा कि जर्नलिस्ट हेले लिंग बीच में ही उठकर चली गई हैं। सोशल मीडिया पर तुरंत बवाल मच गया कि उन्होंने वॉकआउट कर दिया है या अपमान किया है। लेकिन बाद में जर्नलिस्ट ने खुद क्लियर किया कि भाई, मुझे बस एक कप पानी चाहिए था। मतलब आप सोचिए, कमरे में टेंशन इस लेवल पर थी कि एक कप पानी पीने के लिए उठने पर भी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, ऑनलाइन बैकलैश। कैसे ये मामला एक बंद प्रेस रूम से निकलकर सोशल मीडिया का अखाड़ा बन गया। डिजिटल दुनिया में कैसा भूचाल आया, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक नंबर से लगा सकते हैं। इस घटना से ठीक पहले जर्नलिस्ट हेले लिंग के एक्स अकाउंट पर 800 से भी कम फॉलोअर्स थे, लेकिन वो वीडियो इंटरनेट पर आते ही बस कुछ ही घंटों के अंदर ये नंबर 17,000 के आंकड़े को पार कर गया। एक छोटे से क्लिप ने उन्हें रातों रात एक ग्लोबल चर्चा का केंद्र बना दिया।
इंटरनेट पर पूरी बहस दो एकदम अलग-अलग खेमों में बट गई। एक तरफ कड़े आलोचक थे जिन्होंने हेलेन लिंग को विदेशी जासूस और यहां तक कि जॉर्ज सोरोस का एजेंट तक बता दिया, जिनका मकसद सिर्फ भारत को नीचा दिखाना था। वहीं दूसरी तरफ पत्रकार ने अपना बचाव करते हुए बहुत ही सीधे शब्दों में कहा कि ये कोई एजेंडा नहीं बल्कि सिर्फ पत्रकारिता है। उनका कहना था कि पत्रकारिता कभी-कभी टकराव वाली होती है और हम सिर्फ जवाब ढूंढते हैं। चले अब चौथे हिस्से पर आते हैं, द प्रेस फ्रीडम डिवाइड। ये बेसिकली दो अलग-अलग रैंकिंग्स की कहानी है। आखिर ये पूरा टकराव हुआ ही क्यों? इसका असली कॉन्टेक्स्ट हमें इन आंकड़ों में मिलता है। अगर हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो नॉर्वे पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आता है। वहीं दूसरी तरफ भारत इस इंडेक्स में 157वें स्थान पर है, जहां उसके पीयर ग्रुप में फिलिस्तीन और यूएई जैसे देश आते हैं। खुद जर्नलिस्ट ने अपने वायरल वीडियो के साथ इसी डेटा का हवाला दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि प्रेस की आज़ादी को लेकर दो बिल्कुल अलग हकीकतों का आमना सामना था। और बात सिर्फ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की नहीं है। स्वीडन की संस्था वीडम के लोकतंत्र के आंकड़े भी एक अलग तस्वीर पेश करते हैं। 2014 में भारत की रैंकिंग 65वीं थी और इसे एक चुनावी लोकतंत्र यानी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी माना जाता था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो भारत फिसलकर 105वें स्थान पर आ गया है, जिसे उन्होंने चुनावी निरंकुशता या इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की कैटेगरी में रखा है। इंटरनेशनल प्रेस अक्सर इन्हीं नंबर्स को आधार बनाकर सवाल उठाती है और यही वजह है कि हमारे अधिकारियों को विदेश दौरों पर ऐसे सवालों का सामना करना पड़ता है। अब आते हैं अपने 5वें हिस्से पर, इकोज ऑफ पास्ट ब्रीफिंग्स। क्योंकि सच कहूं तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ऑस्लो का ये इंसिडेंट कोई इकलौती घटना नहीं है। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो विदेशी प्रेस के साथ एक बहुत ही क्लियर पैटर्न नजर आता है। जून 2023 में जब प्रधानमंत्री अमेरिका में थे तो जर्नलिस्ट सबरीना सिद्दीकी के सवाल पूछने के बाद उन्हें भी भारी ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। फिर मई 2026 की शुरुआत में नीदरलैंड्स में डच प्रेस ने मानवाधिकारों को लेकर चिंता जताई और अब लेट मई 2026 में नॉर्वे का ये ओस्लो प्रेस विवाद। इंटरनेशनल मंचों पर कड़े सवाल पूछे जाना और फिर उनके खिलाफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुशबैक आना, ये अब एक तय पैटर्न सा बन गया है। याद है नीदरलैंड्स में जब ऐसे ही सवाल उठे थे तो हमारे विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने क्या कहा था? उनका जवाब भारत के इंस्टीट्यूशनल डिफेंस मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझाता है। उन्होंने कहा था, हम इन सवालों का सामना मूल रूप से इसलिए करते हैं क्योंकि सवाल पूछने वाले व्यक्ति में समझ की कमी होती है। अब आप ओस्लो में सिबी जॉर्ज के जवाब को देखिए। अप्रोच बिल्कुल सेम थी। विदेशी पत्रकारों के सवालों को भारत के प्रति उनकी अज्ञानता या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से जोड़कर खारिज कर दिया गया। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द पॉलिटिकल फॉलआउट। इंटरनेशनल मंच की इस घटना का हमारे देश की राजनीति पर क्या असर पड़ा? जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी घटना की गूंज देश के भीतर तो सुनाई देनी ही थी। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तुरंत शुरू हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वो वीडियो शेयर करते हुए सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, जब छिपाने के लिए कुछ नहीं तो डर कैसा? जब दुनिया एक कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम को कुछ सवालों से घबराकर भागते हुए देखती है तो भारत की छवि का क्या होता है? विपक्ष ने तुरंत इस पूरे मुद्दे को प्रधानमंत्री के पिछले 12 सालों में कोई भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने की बात से जोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने भी पूरे दमखम के साथ अपना बचाव किया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, पागल कांग्रेस इकोसिस्टम एक अपराधी पत्रकार की असंगत बयानबाजी पर खुशी मना रहा है। उन्होंने उस जर्नलिस्ट को पूरी तरह से खारिज करते हुए ये भी लॉजिक दिया कि भाई नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भी तो उस जॉइंट ब्रीफिंग में कोई सवाल नहीं लिए थे। तो कुल मिलाकर घरेलू स्तर पर इस घटना को पूरी तरह से दो अलग-अलग राजनीतिक चश्मों से देखा गया। तो इन सब बातों को जानने और समझने के बाद अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। आधुनिक लोकतंत्र जो अपनी हजारों साल पुरानी सभ्यता पे गर्व करते हैं, वो आज के इस ग्लोबल प्रेस की तीखी और लगातार होने वाली स्क्रूटनी के साथ बैलेंस कैसे बना सकते हैं? क्या हमारी सभ्यता का वो गर्व और प्रेस की ये आज़ादी और जवाबदेही दोनों एक साथ चल सकते हैं? दुनिया के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए ये सोचने वाली बात है। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है तथ्यों पर आधारित इस चर्चा से आपको इस पूरे कूटनीतिक विवाद को बहुत ही बेहतर और क्लियर तरीके से समझने में मदद मिली होगी।